बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम काम कर रहे हैं तहसीलदार बैच के ऊपर, जिसमें हमने उर्दू, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के तमाम तर लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। रेवेन्यू लॉज को हम कर रहे हैं और इसके अंदर भी हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 15 पार्ट्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद टेनेंसी एक्ट को 3 लेक्चर्स के साथ कंप्लीट कर लिया है और अब हम टेनेंसी एक्ट कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 है। और अगर आपको साबका लेक्चर जो है वो नहीं मिले तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको प्ले लिस्ट जो है ना सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी और उससे आप जो है मजीद फायदा हासिल कर सकते हैं अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो गया। और याद रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप का लिंक, हमारे चैनल का लिंक उन तमाम दोस्तों तक लाजमी पहुंचाइए जो तहसीलदार बैच की तैयारी कर रहे हैं। आज आपके लिए खुशखबरी भी है। हमारे बहुत सारे बच्चों की चीखें निकली हुई थी कि ये टेनेंसी एक्ट सबसे मुश्किल है। चीजें मुश्किल होती हैं, टेक्निकल भी होती हैं, तो उनको हम आसान खुद बनाते हैं चीजों को डील करके। तो कोशिश मैंने की है। आज मेरा ख्याल है लॉ के रिलेटेड जो है वो मेरे को 30 के करीब लेक्चर्स हो चुके हैं। तो मेरे लिए भी ये चीजें नई थी, मैंने भी ये चीजें पहले नहीं पढ़ी हुई थी। मुझे 3-4 जगह से कंसल्ट करना पड़ता है और दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ती है, सीनियर्स की। बाज़ मुझे भी किसी सीनियर की वीडियो भी अगर मिल जाए, अब टेनेंसी एक्ट पे तो मिल ही नहीं ना रही, तो चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। आप भी इसी तरह चीजों को देखकर चलें। खुशखबरी देखिए क्या है। आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, 75 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने तकरीबन 10-12 सेक्शन करने हैं, उसके बाद टॉप करना है हमने। आपके लिए तकरीबन 98 तक दरमियान में पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है, यानी कि आज का लेक्चर डाल के इसके बाद शायद एक लेक्चर आपका टेनेंसी पे और आएगा और दरमियान में जो अपील, रिव्यू और रिवीजन है या प्रोसीजर ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स है वो ऑलरेडी आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ लिया हुआ। फिर समन का प्रोसेस वगैरह, अपीयरेंस का प्रोसेस वगैरह, वो सारा कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि आप परेशानी लें कि अभी हम 70 अबव आए हैं सेक्शन में और 116 तक जाना तो 5-6 लेक्चर्स लगेंगे, नहीं। आज का लेक्चर डाल के इंशाल्लाह नेक्स्ट सिर्फ एक लेक्चर है। जम के रहिए, डट के रहिए और भरपूर तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो चलते हैं जी आज का जो हमारा काम है उसकी तरफ। सेक्शन नंबर 75 है रेवेन्यू ऑफिसर्स और चैप्टर का नेम है ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। याद रखिए, ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं इख्तियारात को। इख्तियारात हमने यहाँ पे करने हैं क्योंकि इनमें केस टू केस चीज वेरी करती है कि कौन सा केस किस क्लास के रेवेन्यू ऑफिसर ने देखना है। और अगली बात जो है ना प्रोसीजर की, प्रोसीजर बिल्कुल वही है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया भी है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है प्रोविंशियल लेवल पे और यहाँ पे सबसे सीनियर होता है SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद डिवीजन लेवल पे कमिश्नर साहब होते हैं, जिलाई लेवल के ऊपर जो है वो कलेक्टर साहब होते हैं, ठीक है। तो ये उनके बाद तहसील लेवल पे AC असिस्टेंट कलेक्टर जिसको हम कहते हैं, आजकल असिस्टेंट कमिश्नर ये काम कर रहे हैं, AC1 और उसके बाद AC2 और फिर तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार AC1 2 होते हैं। अच्छा, उसके बाद नायब तहसीलदार होते हैं, इनके नीचे कानूगो होते हैं, ठीक है। और फिर पटवारी आते हैं। हालांकि हमें लग रहा होता है पता नहीं सबसे बड़ा पटवारी है, चले खैर। और ये पटवारी पॉलिटिकल टर्म ना समझिएगा, शुक्रिया आपका। आज हमने प्रोसीजर को और अपील, रिव्यू एंड रिवीजन को जो है हमने नहीं करना, स्किप करना है, क्योंकि ये सारी चीजें लैंड रेवेन्यू एक्ट में पूरे 2 चैप्टर्स, यानी जो रेवेन्यू ऑफिसर का प्रोसीजर है उसका शायद चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 3 है मुकम्मल, और जो अपील, रिव्यू एंड रिवीजन है वो भी एक पूरा लेक्चर है उसके ऊपर, उनको आप एक्सेस कीजिएगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ, रीड आपने इन सारी चीजों को लाजमी करना है जिनको हमने यहां से स्किप भी करना है। स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स, there shall be the same classes of revenue officer under this act as under the Punjab Land Revenue Act 1967। जो क्लासेस वहां पे थी, जिस तरह ये मैंने बताया है, ये सारी चीजें वहां पे भी मैंने बताई हुई है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑर्डर, और कोई अगर ऑर्डर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टू द कंट्री इसके बरक्स आ जाए, अदरवाइज ये सारी चीजें उसी तरह ही चलेंगी जिस तरह रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एनी क्लास
having jurisdiction within any local limits under that act shall be a revenue officer of the same class। जिस तरह इस पूरे का मतलब ये बनता है कि जो जो क्लासेस, जो जो इख्तियारात जिस जिस तरह से निमटाने होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर ने, जो सारी की सारी बात रेवेन्यू एक्ट 1967 में हुई है उसी तरह होगी, मां सिवाय के अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएं, वो फॉर टाइम बीइंग हो सकती है, परमानेंटली तो ये जो एक्ट है उसी के अंदर ही सारा कुछ बयान किया गया, तो उसी तरह ये सारी चीजें चलेंगी। और जिस तरह मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट को करें, फिर आप लैंड एक्विजिशन एक्ट करें, फिर आप टेनेंसी एक्ट को करें, तो मैंने इनकी तरतीब कुछ सोच समझ के ही रखी थी। आप भी उसी तरह करके आएंगे तो यहां तक इंशाल्लाह आपको ये चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी। सबसेक्शन 2 इसका है, द एक्सप्रेशंस कलेक्टर एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैव द सेम मीनिंग। तो जाहिर है जब लैंड रेवेन्यू एक्ट में इख्तियारात सेम है आपके टेनेंसी एक्ट के अंदर आके, तो इनकी एक्सप्रेशन भी सेम है। जिसको हम उधर कलेक्टर कहते हैं, इधर भी वही कलेक्टर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इसमें है वही 1967 वाले में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसी की बात हो रही। 76 देखिए, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्निकल भी है, मैंने कुछ आसान करने की कोशिश की है। आप लोगों ने करना यह है कि जो मैं अभी आपको काम करवाने जा रहा हूं, ये है इख्तियारात की तकसीम। कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर या कौन सी रेवेन्यू कोर्ट कौन सा मामला सुन सकती है। आप सेंटेंस को दोहराइए कि कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर या फिर कौन सी रेवेन्यू कोर्ट किस किस्म का मामला सुन सकती है, किस किस्म का मामला उसके इख्तियारात में नहीं आता। हम इसकी 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है सबसे टॉप का, सेकंड ग्रुप होता है इंटरमीडिएट, और उसके बाद थर्ड ग्रुप आता है। इसी तरह ये ऑफिसर्स और कोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही होगा कि सबसे टॉप की जो कोर्ट्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप वाले मामलात को देखेंगी, उनसे जो लोअर होंगी वो सेकंड ग्रुप वाले मामलात को देखेंगी, और जो उनसे लोअर मामलात होंगे वो उनसे लोअर रैंक के जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं या उनकी कोर्ट्स हैं वो देखेंगे। पहले हम रेवेन्यू ऑफिसर का मामला देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है, ये मैंने इसकी समरी पहले लिख दी हुई है कि एडजस्टमेंट के सारे मामलात, रिमिशन के, सस्पेंशन के, ये 30 सेक्शन में जो बताए गए, एरियर्स, कंपनसेशन, वैल्यू ऑफ ऑक्यूपेंसी, पोजेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये सारे मामलात जो हैं यहां पे सेक्शन वाइज भी लिखे हुए हैं, ये आते हैं क्लास 1 में। क्लास 1 में हम क्या कहते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर क्लास 1 या इससे अबव कलेक्टर कमिश्नर सारे। ये मैंने समरी लिखी हुई है, आपने इसको रीड लाजमी करना है। वही सादा बातें, ये सारी चीजें ऑलरेडी सेक्शन बाय सेक्शन हो चुकी हैं, ठीक है। यहां पे सिर्फ इनका हवाला दिया हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप के इख्तियारात के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर ये वाले मामले आते हैं। सेकंड ग्रुप में देखते हैं, सेकंड ग्रुप में होता है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 और इससे अबव जो लोग हैं वो इन मामलात को देख सकते हैं। अप्रेजमेंट, ये अप्रेजमेंट वो है जब रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस लेना था, तो वहां पे जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो जाहिर है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर ऐसी तमाम कंपनसेशन जो क्लेम्ड नहीं किसी कोर्ट में, उनको भी ये देख सकते हैं। अनकट एंड अनगैदर्ड जो क्रॉप है उसकी वैल्यू लगानी है जब लैंड को ट्रांसफर करना है एक से दूसरे में, ऑक्यूपेंसी को। उसके बाद क्लियरिंग की जो कंपनसेशन है या फिर लैंड की प्रेपरेशन की जो कंपनसेशन है वो सारी सेकंड ग्रुप में आती है। इसके अंदर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 ये देख सकते हैं, या इनसे ऊपर वाले अफसरान इन सारे मामलात को देख सकते हैं। ये डिटेल इनकी सारी लिखी हुई है, सेक्शन वाइज लिखी हुई है, लेकिन मैंने इनकी समरी निकाली हुई है ताकि आपके लिए आसानी रहे। थर्ड ग्रुप कौन सा है, थर्ड ग्रुप जो रेवेन्यू ऑफिसर के मामलात में है वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 या फिर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के इख्तियारात अगर नैब तहसीलदार को, यानी ये ग्रेड 2 ये तहसीलदार ही है ना, तहसीलदार के या असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के इख्तियारात अगर नैब तहसीलदार को दिए गए हों तो ये सारे मामलात को सुन सकता है और इससे ऊपर वाले सारे अफसरान सुन सकते हैं। इसके अंदर टेक्निकलिटी ये है
कि लोअर ग्रेड का जो ऑफिसर है वो तो ऊपर वाले ग्रुप का कुछ नहीं सुन सकता, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप सेकंड में आए हैं और थर्ड ग्रुप में आए हैं, ये वाले मामलात ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर सुन सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले रैंक को नीचे वाले ऑफिसर नहीं सुन सकते। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, और ये नैब तहसीलदार इसको नहीं सुन सकता बशर्ते कि उसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के इख्तियारात बाकायदा किसी नोटिफिकेशन में, बाकायदा किसी ऑर्डर में दिए गए हों। इसके अंदर जरा देख लीजिए, चीजें ऑलमोस्ट वही हैं। टेनेंट का जो डिपॉजिट होता है रेंट का, उसमें कोई क्लैश आ जाए उसको देखना, नोटिस ऑफ रिलिंक्विशमेंट उसको देखना, इजेक्टमेंट का नोटिस उसको देखना, ये सारी चीजें, फोरक्लोजर को देखना, इन सारी चीजों को नायब तहसीलदार भी देख सकता है अगर उसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड के इख्तियारात हासिल हैं। नॉर्मली उसको हासिल नहीं होते, वो जैली अफसर है। अच्छा, सबसेक्शन 2 है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी रूल। एक्सेप्ट एज अदरवाइज का मतलब होता है कि अगर इसके बरक्स कोई कानून आ जाए, अदरवाइज जो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये सारा काम होगा। जो ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में जो जो इख्तियारात हैं, जिन जिन तरह से उनको डिस्पोज ऑफ करना है, वो सारा कुछ ऑलरेडी तय हो चुका है। इसके अंदर जरा देख लीजिए कि ये जो बात ऊपर मैंने ये लिखी हुई थी ना कि असिस्टेंट कलेक्टर करेगा, कौन करेगा, वो अब यहां पे लिखी हुई भी है, मैंने पहले उसकी समरी निकाल ली थी। क्लास ए है इसकी, अ कलेक्टर और एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। कलेक्टर यानी मैंने कहा था असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 या अबव, मैंने ये कहा था। ये वाले लोग जो हैं मे डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ द एप्लीकेशन, इनके पास सारे इख्तियारात हैं, फर्स्ट के भी, सेकंड के भी, थर्ड ग्रुप के भी। पहली बात। दूसरी क्लॉज देखिए, एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड सेकंड। अब दूसरा ग्रुप देखिए, नॉट बीइंग नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा may dispose of any of the application mentioned in the second group and third group। देखिए असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का जो है ये सेकंड ग्रुप को भी डील करेगा, थर्ड को भी करेगा। जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 का है वो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, वो सबको ही कर सकता है। सी देखिए, अ नायब तहसीलदार व्हेन इन्वेस्टेड द पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड, ये जो मैंने यहां पे बात की थी, नायब तहसीलदार ये काम कर सकता है, ठीक है, और उससे नीचे वाले जो अफसरान हैं वो ये काम नहीं करेंगे, वो ऊपर वालों को रिपोर्ट ही करेंगे, पटवारी, कानून वगैरह। नायब तहसीलदार व्हेन इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड सेकंड मे डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ द एप्लीकेशन मेंशन इन थर्ड ग्रुप। अब ये नायब तहसीलदार भी बशर्ते कि इसको AC2 की जो है कोई के इख्तियारात हासिल हों तो ये थर्ड ग्रुप को सुन सकता है, ठीक है, थर्ड ग्रुप के मामलात को, अदरवाइज ये भी नहीं इनको देख सकता। अब ये फर्स्ट ग्रुप जो है वो सिर्फ AC ग्रेड 1 या अबव वाले देखेंगे। सेकंड ग्रुप में जो चीजें आती हैं या थर्ड में आती हैं उनको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड देख सकता है, लेकिन तहसीलदार नहीं देख सकता। जब तक तहसीलदार को क्या है, तहसीलदार ग्रेड C वाले देखेंगे अगर उसको AC2 के इख्तियारात हासिल हों। उम्मीद है ये चीज आपको अब क्लियर होगी हुई। अब हमने रेवेन्यू कोर्ट्स को देखना है। रेवेन्यू कोर्ट्स अब चीज इस तरह से है कि बहुत सारे मामला डायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बात सूट की शक्ल इख्तियार करती है, एक तो एप्लीकेशन होती है ना सादा कि जी मेरा ये मामला है, सूट की शक्ल जब वो इख्तियार करेगी उसके अंदर आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को भी लेके जाएंगे, वो बाकी सारी चीजें, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर अपने आप को कोर्ट डिक्लेयर करते हैं। ये बात ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने की भी थी, ठीक है। बाज औकात ऐसे करते हैं कि वो सेंड टू कोर्ट कर देते हैं, सिविल कोर्ट में जाके मामला सेट करवाएं, लेकिन अगर वो 90 डेज में नहीं जाते तो फिर ये खुद को कोर्ट डिक्लेयर कर लेते। तो नॉर्मली यहां पे हमने वो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का पढ़ा था 41, वहां पे ये चीज 141 में शायद क्लियर की थी कि अब सेंड टू कोर्ट की बजाय वो खुद एक बार उसके ऊपर कोशिश करते हैं, यानी क्योंकि बाद में भी मामला नॉर्मली रेवेन्यू कोर्ट्स ने ही या रेवेन्यू ऑफिसर ने ही देखना होता है, तो रेवेन्यू कोर्ट बजाय सिविल कोर्ट के रेवेन्यू कोर्ट के मामलात को देखते हैं। When a revenue officer is exercising jurisdiction with respect to any such suit as is described in subsection 3,
ये सारे वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में जो मामलात हुए हैं ना, उनकी बात ही हो रही है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू एनी अपील, या फिर अपील वगैरह भी ज़ाहिर है कोर्ट के जिम्मे में आती है ना, और अदर प्रोसीडिंग अराइजिंग आउट एनी सच सूट ही शैल बी कॉल्ड रेवेन्यू कोर्ट। तो अगर तो सादा एप्लीकेशन की बात हो रही है और सादा मैटर्स हैं, तो उनको रेवेन्यू ऑफिसर अपनी ऑफिशियल जुरिसडिक्शन के अंदर निपटा सकता है। अगर वो सूट की शक्ल इख्तियार कर लें या अपील की शक्ल इख्तियार कर लें, तो फिर उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट उसको खुद को डिक्लेयर करना पड़ता है। उनके इख्तियारात को हम जरा देख लेते हैं कि किस ऑफिसर की कोर्ट के क्या क्या इख्तियारात हैं, उनकी बात हम यहां पे ग्रुपिंग में कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 है, there shall be the same classes of revenue courts as of revenue officer under this act and in the absence of any other order of the provincial government। ये वही बात जो ऊपर हम करके आए थे कि वही सारी चीजें जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में हुई थी वही हैं, और अगर कुछ स्पेशल रूल्स नहीं बनाए गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे, इसके बरक्स अदरवाइज जो तरीकाकार लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हैं उनके ही मुताबिक तय पाएगा। सबसेक्शन 3 है, द फॉलोइंग सूट्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एंड हर्ड डिटरमाइंड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स एंड नो अदर कोर्ट। अब ये नो अदर कोर्ट, कोई और कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं करेगी, किसी और के इख्तियारात में ये नहीं आएगा, ये सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी इसको, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा अगर किसी और कोर्ट में कोई मैटर आ भी जाता है तो वो कोर्ट उसको रिटर्न कर देगी कलेक्टर साहब की तरफ। प्रोसीजर वेयर रेवेन्यू मैटर इज रेज्ड इन अ सिविल कोर्ट, अगर कोई मामला सिविल कोर्ट में चला जाता है, वेयर इन अ सूट कॉग्निजेबल बाय एंड इंस्टीट्यूटेड अ सिविल कोर्ट, अगर मामला कोई उनके इख्तियारात में है भी तो वो क्या करेंगे, इट बिकम्स नेसेसरी टू डिसाइड एनी मैटर, उनके लिए जरूरी है कि उसको डिसाइड करें अंडर दिस सबसेक्शन बी हर्ड एंड डिटरमिन्ड, वो डिटरमिन करें, कौन करेगा इसको, ओनली बाय ए रेवेन्यू कोर्ट। अगर वो सिविल सूट में जाए, सिविल कोर्ट में जाएगा भी, तो भी वो वापस आके कौन उसको डिसाइड करेगा, रेवेन्यू कोर्ट करेगी। सिविल कोर्ट अब क्या करेगी, अगर मामला सिविल कोर्ट में ही लेके चला गया है और उसे कहा गया है कि भाईजान आप रेवेन्यू कोर्ट में जाएं, तो वो कहता है कि सिविल कोर्ट ही जो करना चाहती है करे, मैं रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाता हूं। तो चूंकि ये चीजें रेवेन्यू कोर्ट के इख्तियारात की हैं, सिविल कोर्ट के इख्तियारात की हैं ही नहीं, तो फिर ये घूम फिर के फिर रेवेन्यू कोर्ट की तरफ आने लगी। द सिविल कोर्ट शेल इंडोस्ड, शेल लाजमन इंडोस upon the plaint the nature of the matter for decision and particulars, उसके तमाम पार्टिकुलर्स को देखा जाएगा और डिसाइड किया जाएगा बाई ऑर्डर 7 रूल 10। ये सीपीसी अप्लाई हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसको रिटर्न कर दिया जाता है टू द कलेक्टर। इस मामले को सिविल कोर्ट नहीं देखती, जो सारे मामलात ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप के उनके जब सूट के इख्तियारात हैं उनको रेवेन्यू कोर्ट ही देखती है, सिविल कोर्ट उसको नहीं देखती। सबसेक्शन 2, ऑन द प्लेट बीइंग प्रेजेंटेड टू द कलेक्टर, अब जब कलेक्टर साहब के पास आएगा तो यहां पे तो ग्रुप्स बने हुए हैं, नीचे ग्रुपिंग दोबारा कोर्ट की भी आने लगी है, तो वो क्या करेंगे, वो मामला जिसको नॉमिनेट, जो बंदा उसके लिए नॉमिनेट होना चाहिए, जो बंदा उस मामले के इख्तियारात रखता है, उसको मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। द कलेक्टर शैल प्रोसीड टू हियर एंड डिटरमिन द सूट वेयर द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड्स, जब 10,000 से क्रॉस करता है तो वो मैटर सुनेंगे। द मैटर इन्वॉल्व इज ऑफ द नेचर मेंशन इन सेक्शन 77 में देखिएगा, फर्स्ट ग्रुप में ऊपर जो हम बात कर रहे थे, ग्रुपिंग ये जो नीचे अभी आएगी ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये इसकी जो ग्रुपिंग है, एंड इन अदर केस मे सेंड द सूट टू एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड फॉर डिसीजन। तो देखिए वो ग्रुपिंग के लिहाज से असाइन कर देंगे, या फिर वो कहेंगे कि जी एसी क्लास 1 जो है वो इसको डिसाइड करे। अब यहां पे देखिए कि इख्तियारात जो कोर्ट की फॉर्म में जब केस को सुना जाता है, कोर्ट डिक्लेयर करके खुद को, रेवेन्यू कोर्ट डिक्लेयर करके, तो इनकी ग्रुपिंग देखिए, सूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर एनहांसमेंट एंड रिडक्शन। जब हम एनहांसमेंट एंड रिडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे बकायदा तौर पे ये बात हुई थी कि ये मामला रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पुट किया जाता है, लेकिन इसको डिसाइड जाके रेवेन्यू कोर्ट ही करती है, उस ऑफिसर को खुद को कोर्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। सूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर एडिशन आर टू अबेटमेंट, अबेटमेंट भी कमी को कहते हैं ना, रिडक्शन को, ऑफ रेंट
उसके बाद सी है सूट्स अंडर सेक्शन 34 फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट और अदर सम ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ एन असेसमेंट। जब वो बात हुई थी कि जो असेसमेंट की टर्म है वो खत्म हो गई है, लीज अभी बाकी है, तो ये वो वाले मामला, ठीक है। उसके बाद सेकंड ग्रुप है इसके अंदर सूट्स बाय अ टेनेंट टू स्टैब्लिश अ क्लेम टू अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की वैल्यू लगानी है रेवेन्यू ऑफिसर ने, ऊपर बात हो चुकी है तीनों ग्रुप्स के अंदर, लेकिन इसको स्टैब्लिश करना है कि ऑक्यूपेंसी किसकी है, इसका डिसीजन कोर्ट करती है, रेवेन्यू कोर्ट। और याद रखिए ये वाले मामलात सिविल कोर्ट में आएंगे भी नहीं, ये वाले मामला सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, और अगर चले जाएंगे तो उसको एक मिस्टेक तस्वर किया जाएगा और फिर देखते हैं हाई कोर्ट उस मिस्टेक को किस तरह से डिटरमन करती है, उसका तरीका कार भी आज ही हमने देखना है। सूट्स बाय लैंडलॉर्ड टू इजेक्ट टेनेंट। उसके बाद ये है लायबिलिटी टू इजेक्टमेंट। जाहिर है एक बंदा कहता है मैंने इजेक्ट नहीं होना, तो उसने भी सूट ही दायर करना है। और उसके बाद ये है रिकवरी ऑफ पोजेशन और ऑक्यूपेंसी, इसका भी सूट होता है। ये वही सूट है ना जिसके लिए हम 1 साल देते हैं, यानी कि अगर बिला बताए उसको आप इजेक्ट करना चाह रहे हैं और उसके कंपनसेशन भी नहीं देना चाह रहे, तो फिर कंपनसेशन या फिर उसको ऑक्यूपेंसी वापस लेने के लिए 1 साल मिलता है टेनेंट को। ये उस वही सूट की बात हो रही। नेक्स्ट है सूट बाय लैंडलॉर्ड टू सेट असाइड ट्रांसफर मेड ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अगर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किसी को मिल चुका है उसके खिलाफ अपील भी रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी। उसके बाद है एनी अदर सूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अराइजिंग आउट ऑफ द लीज और कंडीशंस, ठीक है, ऑन विच अ टेनेंसी इज हेल्ड। ये इन चीजों के ऊपर भी रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी, सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। उसके बाद है सूट्स फॉर सम्स पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज सेस। विलेज सेस वगैरह ये पहले ना लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी ये बात हुई है। ये जो इस तरह के मामला हैं इनको आम अदालत नहीं सुन सकती, ठीक है। उसके बाद है सूट्स बाय ए को शेयरर। किसी स्टेट के अंदर को शेयरर हैं, उनके दरमियान कोई मामला है। उसके बाद है सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट। किसी लैंडलॉर्ड को ज्यादा पैसे चले गए, सैलाब आ गया, 5 साल का ठेका दे दिया था, तो वो पैसे रिकवर करने, तो वो रेवेन्यू कोर्ट जो है वो रिकवर करके देगी। उसके बाद है सूट्स रिलेटिंग टू द एमॉल्वमेंट्स ऑफ कॉन्गोज या विलेज ऑफिसर, इनके जो मुआवजात होते हैं। अब यहाँ पे थर्ड ग्रुप देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे मामला आएंगे, उनकी कोर्ट। सूट्स बाय लैंडलॉर्ड फॉर एरियर ऑफ रेंट फॉर द मनी इक्विवेलेंट ऑफ रेंट। उसके बाद है सूट्स बाय लैंड ओनर टू रिकवर मनी क्लेम्ड एज ड्यू फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स इन ओवर लैंड और इन वाटर, यानी जो भी उसने वहां पे जो है वो सहूलियात दी हैं उनकी मद में अगर कोई पैसे लेना चाह रहा है टेनेंट से। उसके बाद सूट्स फॉर सम्स पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के जो मामला हैं, और एनी अदर डिमांड रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसको हम लैंड रेवेन्यू एरियर कहकर जो है वो करते हैं, वो सारे थर्ड ग्रुप में आते हैं। इनकी भी तकसीम जरा देखिए किस तरह से की हुई है। ये थोड़ा सा चेंज है, ये इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा। पहला ग्रुप जो यहाँ पे दिया गया है उसमें अ कलेक्टर में हियर एंड डिटरमिन एनी ऑफ द सूट्स मेंशन इन ग्रुप सबसेक्शन 3। देखें कलेक्टर तो ये सबसेक्शन 3 में जो तीनों ग्रुप बताए गए हैं ना, ये सारा सबसेक्शन 3 है, सबको जो है वो देख सकता है, सुन सकता है। लेकिन बी क्लास इसकी देखिए, एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड में हियर एंड डिटरमिन एनी ऑफ द सूट मेंशन इन सेकंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट वाले नहीं सुन सकता, ठीक है। फर्स्ट वाले कब सुन सकता है फर्स्ट वाले कब सुन सकता है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाई नेम इसको इख्तियारात दे, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को, इसकी अदालत को बाकायदा इख्तियारात हासिल हो कि जो ग्रुप 1 में से अगर कोई मामला है तो आप सुन लें, अदरवाइज ये ग्रुप 1 को नहीं सुन सकता। जब रेवेन्यू ऑफिसर की बात थी तो वहां पे ये जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 था ये कलेक्टर वाले सारे इख्तियारात रखता था, अब नहीं। अदालत के मामले में जब रेवेन्यू कोर्ट बन रही है तो असिस्टेंट कलेक्टर एक ग्रेड लो आ चुका है, ठीक है, हियरिंग प्रोसेस के अंदर। सी है इसका, एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड सेकंड में हियर एंड डिटरमिन एनी ऑफ द सूट्स मेंशन। ये जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड है, तहसीलदार है, ये साहब जो हैं वो थर्ड ग्रुप के सारे मामलात को सुन सकते हैं। द लिमिटेशन फॉर सूट मेंशन इन सबसेक्शन 3 में ये तीनों ग्रुप्स बनाए गए हैं। थर्ड ग्रुप क्लास एन, ये जो एन क्लास है जिसके अंदर वो केसेस वगैरह की बात हो रही है,
अपील वगैरह की बात हो रही है, उसके अंदर शेल बी 1 ईयर फ्रॉम द डे द रेंट और मनी इक्विवेलेंट टू रेंट। रेंट की बात हो रही तो उन्होंने कहा कि ये उसमें कंसिडर होगा, सम रिकवर विल बिकम ड्यू। तो उसके लिए जो पीरियड की बात हो रही है उसमें उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए जो है वो एक shall be 1 year from the day the rent or money equivalent to rent or some recoverable। इसके अंदर ये बात हुई है कि 1 साल को कंसिडर किया जाएगा जिस भी चीज को वहां पे जो है वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है। आगे ये बात इतनी मुश्किल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है तो बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह लैंड रेवेन्यू एक्ट में आपको बताया गया था कि सबसे ऊपर कमिश्नर और ये डिवीजन पे है, इससे ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कमिश्नर के नीचे अगर आ जाए तो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट पे, और फिर तहसील में असिस्टेंट कलेक्टर होता है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 होता है, और बाकी उसके नीचे पे। तो ये उसी तरह से सारा कुछ लिखा हुआ है। सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल ये सारा उसी तरह से। और 79 में क्या है, 79 में ये है कि केसेस को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो जाहिर है कमिश्नर डिवीजन लेवल पे होता है या फिर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, कमिश्नर हो गया या कलेक्टर हो गया, ये किसी भी केस को विदड्रॉ या ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये कमिश्नर या कलेक्टर मे विदड्रॉ एनी केसेस बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट अंडर इट्स और हिज कंट्रोल, जो उसके इख्तियारात में, एंड ईदर डिस्पोज ऑफ इट itself or by himself or by written order refer it for disposal to any other officer। ये सारे इख्तियारात कलेक्टर को भी हासिल हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कमिश्नर को अपनी पूरी डिवीजन के अंदर हासिल हैं, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पूरे प्रोविंस के अंदर ये इख्तियारात हासिल हैं। अच्छा ये बात देख लें जरा कि हर बंदे ने अपनी लिमिट में रह के काम करना है। एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, ये जो बात हुई है, या फिर सबसेक्शन 2, shall not empower any revenue officer or revenue court to exercise any power or deal with any business which he or it would not be competent to exercise। जो मामला रेवेन्यू ऑफिसर के या रेवेन्यू कोर्ट के इख्तियारात में आएगा, जिस तरह हमने ग्रुपिंग की हुई है, उसी को ही सुनेगा, दूसरे को नहीं सुन सकता। चलें जी, अब आपकी खुशी का आगाज हो रहा है। अपील, रिव्यू एंड रिवीजन, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वही सारी चीजें चल रही हैं। अपील किस तरह से आती है और इसके आगे टाइम लिमिट आ जाएगी अपील की, ये देख लें। कलेक्टर के पास 30 डेज, कमिश्नर के पास 60 और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास 90 डेज में अपील होती है। रिव्यू क्या होता है, सेम ऑफिसर रिव्यू कर सकता है, ठीक है। उसका भी सारा तरीकाकार, किससे परमिशन लेनी है किसने, और अगर जिससे परमिशन लेनी है वो बंदा मौजूद नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी है, उसको हम सक्सेसर समझेंगे। उसके बाद कंप्यूटेशन का पीरियड, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में सादा सी बात ये हो चुकी है कि जो लिमिटेशन एक्ट 1908 है वो अप्लाई होगा। उसके बाद है पावर्स टू कॉल फॉर एग्जामिन एंड रिवाइज प्रोसीडिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है। एग्जैक्टली यही बात वहां पे हुई थी, ठीक है। और कमिश्नर ये कॉल करता है रिकॉर्ड को, फिर कलेक्टर भी करता है। ये सारी चीजें उसी तरह चल रही हैं। उसके बाद प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर बिल्कुल उसी तरह, इसके ऊपर पूरा लेक्चर है लैंड रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। उसको भी आपने देखना है कि किस किस किस्म के मामलात को, क्या किन किन चीजों को जो है ये ऑफिसर देख सकते हैं। और बल्कि उसने आपके हौसले के लिए ये लिख भी दिया है कि चीजें इसके अंदर जो रूलिंग है सारी वही है। आर्बिट्रेशन भी अगर इसमें हो रही है तो आर्बिट्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है, पार्टीशन के साथ आर्बिट्रेशन, लेक्चर नंबर 11 गालबन, उसको भी देखिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्लेलिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद अपीयरेंस का प्रोसेस है, पार्टी खुद आ सकती है या अपने लीगल प्रैक्टिशनर को भेज सकती है। इसके बाद कॉस्ट है और प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, ये बिल्कुल ऑलरेडी हो चुका है, ये भी उसके अंदर। आगे हम देखते हैं समन का क्या तरीकाकार है, समन कैसे होता है, समन के सारे तरीकाकार, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन बिल्कुल वही 90 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो एडिशनल मोड ऑफ पब्लिशिंग, ये वही बात कि वो ड्रम बीट करके, अफिक्स करके, सेंड रजिस्ट्री सेंड करके, या कोई और तरीकाकार पब्लिश करवा के भी हम नोटिस सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है 94 में कि एक्सेप्शन ऑफ सूट्स अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो जो मामलात आते हैं इनको हम
वो वाले मामलात नहीं समझ सकते जो सीपीसी सेक्शन 36 में, म्यूनिसिपल एक्ट 1884 में, वो जो मामलात हैं सेक्शन 44 इसका सीपीसी का, और म्यूनिसिपल एक्ट का 36 सेक्शन, इनमें जो मामलात आते हैं इनको हम 77 के मामलात नहीं समझ सकते। 77 में हम वो ग्रुपिंग कर रहे थे। इनमें रेवेन्यू कोर्ट्स में जो मामलात आते हैं, इन मामलात को हम 44 सेक्शन सीपीसी का या फिर 36 सेक्शन पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट का, उनके अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते। ये सेपरेट चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज कि एक बंदे ने, ए पर्सन ने बी को अमाउंट देनी थी, लेकिन इनके दरमियान कोई झगड़ा है, तो वो रेवेन्यू कोर्ट को जाके पैसे दे सकता है। ये वही बात है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अदर डिपॉजिट्स देन लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ले सकते हैं, उसी तरह कोर्ट भी ले सकती है। ठीक है, तो कोर्ट वहां लेकर रिसीव करके जिस बंदे के पैसे हैं उसको पहुंचा सकती है। उसके बाद ये एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री ऑफ फॉर एरियर, तो बिल्कुल ये ऑलरेडी हो भी चुका है कि किस तरह ये तरीकाकार होता है। ठीक है, यहां पे एक चीज है कि प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ टेनेंट, अगर एग्रीकल्चर ईयर एंड नहीं हुआ तो टेनेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, एरियर अगर उसकी तरफ रेंट के बने हुए हैं, क्योंकि उसकी फसल खराब होने का खदशा है। एग्रीकल्चर ईयर एंड हो जाएगा, फसल वो उठा लेगा तो फिर निमट लेंगे। अब यहां से 98 से हमारा थोड़ा सा 2-3 सेक्शन हम यहां पे करेंगे और आज का काम हमारा इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। इफ एनी proceeding if in any proceeding pending before a revenue court exercising original appellate या revisional jurisdiction, किसी भी रेवेन्यू कोर्ट के पास जो पार्टी को सिविल कोर्ट की तरफ रेफर करने के इख्तियारात होते हैं, कब? ऊपर हमने इतनी बातें की हैं कि रेवेन्यू कोर्ट यहाँ पे मुदाखलत, सिविल कोर्ट यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर कोई बंदा जिद करके सिविल कोर्ट में मामला ले भी जाता है, तो वो जो इसके अंदर हमने सीपीसी का देखा था रूल जो 10 है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वो दोबारा कलेक्टर को वो मामला घूम फिर के आ जाता है। कलेक्टर फिर अपने रेवेन्यू ऑफिसर से वो या खुद उसको डिसाइड करता है। तो अब यहाँ पे बात है कि अगर रेवेन्यू कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इख्तियारात में नहीं है, तो हम सिविल कोर्ट को भेज देते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इफ इन एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर अ रेवेन्यू कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल केस है या एपेलेट को केस है अपील का, या फिर रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी क्वेश्चन इन इशू इज मोर प्रॉपर फॉर डिसीजन बाय अ सिविल कोर्ट। तो उसको लग रहा है कि ये वाली बात कोई खास अगर क्वेश्चन है वहां पे, तो वो सॉल्व हो सकता है मुझसे बेहतर सिविल कोर्ट में जाके। द रेवेन्यू कोर्ट में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कोर्ट, अपनी हायर कोर्ट से, अब रेवेन्यू ऑफिसर की कोर्ट क्या होगी? कलेक्टर साहब की कोर्ट हो सकती है। अगर तहसीलदार ग्रेड 2 की कोर्ट है तो वो अपने तहसीलदार ग्रेड 1 से पूछ लेगा, उसकी है तो वो कलेक्टर साहब से पूछ लेगा, जिसके अंडर वो काम कर रहा है, जिसकी कोर्ट के अंडर उसकी कोर्ट है। रेवेन्यू अफसरान की भी तो कोर्ट्स है ना, उनसे राइटिंग में परमिशन लेगा तो फिर इसको भेजेगा। ठीक है, प्रोसीडिंग टू इंस्टीट्यूट उसको कहेगा अपनी पार्टी को कि भी आप सिविल कोर्ट में एक बार जाएं, इस मामले को हल करके ले आए, और उसके बाद फिर हम आपका मामला रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो हम डिसाइड कर देंगे। विद इन सच टाइम, उसने टाइम देना है। इट मे फिक्स इन दिस बिहाफ a suit in civil court for the purpose of obtaining a decision on the question। एक किसी खास क्वेश्चन पर अगर डिसीजन लेना है तो वो होके आ जाएगा। एंड इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद, अगर वो बंदा कहता भी मैंने सिविल कोर्ट में नहीं जाना, जिस तरह ऊपर बात कर रहे थे कि अगर बंदा कोई जिद करता है कि मैंने रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाना, तो सिविल कोर्ट में चला जाता है, तो सिविल कोर्ट जो है उसको रूल 10 के तहत सीपीसी के वो वापस भेज देती है रेवेन्यू अफसरान के पास। यहां पे अगर कोई बंदा कहता है कि आप जो कह रहे हैं सिविल कोर्ट में जाएं, तो मैं नहीं जाता, अगर वो नहीं करता तो फिर उसको जिस तरह ये थिंक फिट समझेंगे, ठीक है, एज इट थिंक्स फिट, तो जिस तरह ये बेहतर समझेंगे ये खुद डिसाइड कर लेंगे, मे डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है जी सबसेक्शन 2, इफ द पार्टी इंस्टीट्यूट्स द सूट इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन, उन्होंने केस कर दिया है उधर सिविल कोर्ट में, मान ली है रेवेन्यू कोर्ट की बात, द रेवेन्यू कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट, अपनी जो भी प्रोसीडिंग है उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द फाइनल डिसीजन
जब सिविल कोर्ट से डिसीजन आएगा उसको लेकर फिर ये उसके ऊपर जो भी फाइनल डिसीजन बनता है देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो ये बात तो वैसे भी है कि अगर आपके पास कोई मामला चल रहा है और कोई हर अथॉरिटी के पास चला गया है तो नॉर्मली आपको रोक दिया जाता है कि आप अब इस मामले को ना देखें जब तक हम इसके ऊपर डिसीजन नहीं दे देते। 99 है। अब हाई कोर्ट की बात स्टार्ट होने लगी थी, ये बात मैंने कुछ देर पहले की है। आपको याद होगा कि कुछ मामलात में इख्तियारात की बात जब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के रेवेन्यू कोर्ट में आती है, उनमें इख्तियारात के अंदर ये सिविल कोर्ट को भी हमने एंटर किया कि अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आ रही है आपको और आपको लग रहा है कि सिविल कोर्ट इसको बेहतर डिसाइड कर सकती, तो आप सिविल कोर्ट से करवा लें। और अगर इख्तियारात का मामला इस हद तक जो है वो आपको नहीं समझ आ रहा, तो फिर जनाब सबसे ऊपर आपके पास हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट को मामला कौन भेजेगा? अगर तो डिस्ट्रिक्ट जज है यानी कमिश्नर है तो वो खुद ही भेज देगा, या फिर इससे नीचे के जितने अफसरान हैं, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या जो भी हैं, वो थ्रू अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमिश्नर साहब से ये परमिशन लेकर फिर ये सेंड टू हाई कोर्ट होगा। ठीक है, इसको आप रीड करें। इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल और रेवेन्यू कोर्ट, दोनों कोर्ट्स, सिविल कोर्ट को भी अगर लग रहा है कि ये मामला मेरे इख्तियारात में नहीं है तो वो भी सेंड टू हाई कोर्ट कर सकती है। ठीक है, which a suit has been instituted, doubts whether he is precluded from taking cognizance of the suit, he may prefer the matter through the district judge. district judge कमिश्नर को कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज या फिर कमिश्नर, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट जज या कमिश्नर ही ये बात है, डिस्ट्रिक्ट जज ये एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है, उनकी बात हो रही, या फिर कमिश्नर की बात हो रही। अच्छा, ये लोग कलेक्टर साहब भी, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज ही है ना, तो इनके पास अगर मामला है तो ये डायरेक्ट जो है सेंड टू हाई कोर्ट कर सकते हैं, और अगर इनके जैली अफसरान के पास है तो वो इनके थ्रू सेंड करेंगे। सबसेक्शन 2 है, ऑन एनी सच रेफरेंस बीइंग मेड द हाई कोर्ट मे ऑर्डर। हाई कोर्ट अब क्या करेगी? हाई कोर्ट दो काम कर सकती है। देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इधर टू प्रोसीड, वो या तो कहेगी कि आप इस मामले को देख लें, उसको रिटर्न कर देंगे, आर टू रिटर्न द प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन इन अदर कोर्ट, या वो कहेगी कि आप दूसरी कोर्ट में चले जाएं। ठीक है, एज इट मे इन इन इट्स ऑर्डर डिक्लेयर टू बी कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। तो हाई कोर्ट या तो कहेगी कि आप मामला सुन लें, या फिर बता देगी कि ये किस कोर्ट के अंडर आता है, उसको भेज दिया जाए। सबसेक्शन 3 है, हाई कोर्ट कैसे रेफर करेगी? द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑन एनी सच रेफरेंस शैल बी कंक्लूसिव। उसने जो फैसला करना है वो फाइनल होगा। उसको नहीं आप कह सकते कि हाई कोर्ट ने जो है वो मेरा मामला दूसरी कोर्ट को भेज दिया है, तो क्यों भेजा है? हु आर नॉट पार्टीज टू द सूट्स एज वेल एज अगेंस्ट पर्सन। वो कोई भी बंदा हो जो पार्टी में नहीं भी है, उसके लिए भी, अब पार्टी के जिसके अगेंस्ट फैसला आ गया है, या किसी ने अपील की हुई थी तो वो रिजेक्ट होके दोबारा केस लग गया है, तो ये सारे मामलात में ये फाइनल होगा। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की पावर हम 100 सेक्शन में देखते हैं। तो ये हाई कोर्ट तो हमारे पास सबसे बड़ी है ना यहाँ पे। ठीक है, इवन एसएमबीआर पे भी कोई मामला अगर हल नहीं होता तो लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। हालांकि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ पे ये एक किस्म की हाई कोर्ट है रेवेन्यू के मामलात में, लेकिन फिर भी इख्तियारात के मामलात में अगर कोई मसाइल हो तो हाई कोर्ट ही जाते हैं, और हाई कोर्ट में नहीं होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू वैलिडेट प्रोसीडिंग हेल्ड अंडर मिस्टेक, ये बात मैंने की थी कि अगर जुरिस्डिक्शन या इख्तियारात की कहीं पे गलती हो गई और जो फैसला कोई नहीं कर सकता था उसने कर दिया है, तो वहां पे हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं। क्लास ए देखिए, इफ इट अपीयर्स टू अ सिविल कोर्ट दैट अ कोर्ट अंडर इट्स कंट्रोल हैज डिटरमिन्ड अ सूट ऑफ अ क्लास मेंशन्ड इन, ये जो क्लासेस हमने 77 में बताई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो पता चला कि वो तो उसके इख्तियारात में था ही नहीं जो उसने डिसाइड कर दिया, which under the provisions of that section should have been heard and determined by a revenue court, और किसी ऑफिसर ने अगर बात सुन ली, यानी सिविल कोर्ट ने सुन ली है, वो रेवेन्यू कोर्ट की इख्तियारात में आना था, या इसने सुन लिया वो उसके इख्तियारात में आना था, या लोअर कोर्ट ने सुन लिया किसी हायर कोर्ट के इख्तियारात में आना था, इसको देखेगी हाई कोर्ट। दूसरा कौन सा? इफ इट अपीयर्स टू रेवेन्यू कोर्ट दैट अ कोर्ट अंडर हिज इट्स कंट्रोल हैज डिटरमाइंड सूट व्हिच वुड हैव बीन, ये देख लें,
अगर वही बात मैंने पहले ही दो बातें बता दी हैं कि सिविल कोर्ट ने सुन लिया वो रेवेन्यू कोर्ट का था, या रेवेन्यू कोर्ट ने सुन लिया वो सिविल कोर्ट का था। या फिर अगली बात, द सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट एज द केस में बी शैल सबमिट द रिकॉर्ड ऑफ द सूट टू द, ये दोनों लोग फिर हाई कोर्ट को अपना रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। इफ ऑन परसुअल ऑफ द रिकॉर्ड इट अपीयर्स टू द हाई कोर्ट, अगर ऐसे वहां पे होता है, यानी कि ऐसे मामला महसूस होता है कि हाई कोर्ट दैट द सूट वाज सो डिटरमिन इन गुड फेथ, ये बात हमेशा याद रखिए, गलती माफ हो जाती है अगर गुड फेथ में हो गई हो मामला और किसी के साथ ज्यादती ना हुई हो, तो ये मामला उसको बिल्कुल सही माना जाएगा। एंड द पार्टीज हैव नॉट बीन प्रेजुडिस्ड बाय द मिस्टेक एज टू जुरिस्डिक्शन, इख्तियारात के जो है इस्तेमाल से या इख्तियारात के इस्तेमाल से तजावुज की गई जो बात है उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी के साथ कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ। द हाई कोर्ट में ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है दैट द डिक्री बी रजिस्टर्ड इन द कोर्ट विच हैड जुरिस्डिक्शन, कि इसको वहां पे रजिस्टर कर दिया जाए कि जिस कोर्ट में इसने डिसाइड होना था, इस डिक्री को वहां रजिस्टर कर दिया जाए, इसको वहां पे वैलिडेट कर दिया गया। नंबर 3, इफ इट अपीयर्स टू हाई कोर्ट otherwise then on submission of a record के submission के अलावा that a civil court under its control has determined a suit of a class mentioned in subsection in section 77 which under the provisions of that section should have been heard and determined by a revenue court, civil court ने सुन लिया है और revenue court ने सुनना था, तो रिकॉर्ड, पहली बात तो है रिकॉर्ड मंगवाया जाता है, अगर रिकॉर्ड नहीं मंगवाया गया तो फिर क्या होगा, हाई कोर्ट में पास एनी ऑर्डर विद इट माइट हैव, तो हाई कोर्ट कहेगी कि इसको ऐसे ही समझा जाए जिस तरह रेवेन्यू कोर्ट ने किया है। अगर सिविल कोर्ट ने कर दिया है और ठीक कर दिया है, या तो वो रिकॉर्ड मंगवा के उसको चेक करके जो है उस ऑर्डर को वैलिडेट कर सकती है हाई कोर्ट, या फिर कहेगी कि ये ऐसे ही समझा जाए जैसे उसी कोर्ट ने सुना है जिसने इसको सुनना था। सबसेक्शन 4 है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू डिक्री, डिक्री के बाद अगर कोई प्रोसीडिंग चल पड़े तो जाहिर है अपीलें वगैरह भी तो होती हैं। हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन इन रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट, तो अब हाई कोर्ट कहेगी कि अगर रेवेन्यू कोर्ट ने गुड फेथ में कर दिया था तो उसको तो चले मान लिया, लेकिन डिक्री के आगे अपील चल पड़ी है, और चूंकि ये मामला जो है अगर सिविल कोर्ट का था, रेवेन्यू कोर्ट को हमने सही मान लिया, लेकिन अब दोबारा फिर ये सिविल कोर्ट में आ जाए, या फिर अगर सिविल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, इसको डिक्री कर दिया है और ये था रेवेन्यू कोर्ट का, तो अब अपील में ये रेवेन्यू कोर्ट में अपनी असल जगह पर आ जाए। ठीक है, इन द सर्कमस्टांसेस अपीयर्स टू बी जस्ट एंड प्रॉपर। सबसेक्शन 5 देखिए, एन ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंक्लूसिव, ये फाइनल होगा एज अगेंस्ट पर्सन हु वर नॉट पार्टीज, अगर वो पार्टी नहीं भी था, यानी कि बाज़ औक़ात ये कि केस तो मेरे मुतलका था और कोई और बंदा कहे कि मैं तो उसमें पार्टी नहीं था, तो बताया जाएगा कि जनाब इस चीज को ऑलरेडी इस तरह से डिसाइड कर दिया गया, आप उस पार्टी नहीं भी थे, तो आपके लिए भी यही कंक्लूसिव होगा। और प्रोसीडिंग एज वेल एज अगेंस्ट, या जिसके हक में है या जिसके खिलाफ है, सबके लिए वो कंक्लूसिव होगा। एंड द डिक्री और प्रोसीडिंग टू विच द ऑर्डर रिलेट्स शैल हैव इफेक्ट एज if it had been made or had by the court in which the order has required it to be registered। उन्होंने कहा कि वही बात, सिविल कोर्ट वाला मामला रेवेन्यू कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया या रेवेन्यू कोर्ट वाला सिविल कोर्ट ने कर दिया, जब इस पे हाई कोर्ट ने कोई बात कर दी है, हाई कोर्ट ने इसको या रिकॉर्ड मंगवा के डिसाइड कर दिया है या उसी मामले को वैलिडेट कर दिया है और कह दिया है कि अब इसको उसी तरह समझा जाए जिस तरह असल कोर्ट में ये डिसाइड हुआ है, उसके बाद कोई भी जिसके खिलाफ हो, जिसके हक में हो, किसी की अपील हो, कोई थर्ड पर्सन हो सेम मैटर का, उसी केस को बाद में कोई लेके चलना चाह रहा हो, उन सब के लिए कोर्ट कहेगी कि इसको ऐसे ही माना जाएगा जिस तरह ये अपनी असल अदालत में ये डिसाइड हुआ था। सबसेक्शन 6 है इसका, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1884, यकम नवंबर 1884 को या फिर इसके बाद जितने मामलात आए हैं
ये वाले जो इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के, उनके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये था जी आज का हमारा पार्ट 7, लेक्चर नंबर 7 था। तो उम्मीद है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर हो गई होंगी और आपको आज एक खुशी भी दी है। एक तो टॉप हमने ये किया और उसके बाद अगले लेक्चर में भी हमने टॉप करना है। ये मिसलेनियस है, प्लेस ऑफ सिटिंग वगैरह, हॉलीडेज़ वगैरह, ये भी हमने स्किप कर देना और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अपना ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और कमेंट भी किया करें अगर आपको हमारी इस एफर्ट से जो है वो फ़ायदा हो रहा है। इसको अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। खुश रहें, आबाद रहें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।